आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पार्ट 8 जिसका टाइटल है अपील। यानी ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है ये अपील के मैटर से डील करता है। जो रेलेवेंट प्रोविजन है जो कि अपील के मैटर से डील करती हैं सेक्शन इस कोड के अंदर वो है सेक्शन 96 टू 112। यानी सेक्शन 96 टू 112 की जो सेक्शन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ये अपील के पोर्शन से डील करते हैं। अब ये तमाम सेक्शंस को एक ही वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, लिहाजा आज की इस वीडियो में हम लोग जस्ट इसका फर्स्ट पोर्शन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री को कवर करेंगे। वैसे तो इस पोर्शन के अंदर अपील से मतलब जो प्रोविजन डिस्कस हुई इसमें 4-5 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि किन चीज़ों के ख़िलाफ़ आप लोग अपील कर सकते हो, एपेलेट कोर्ट की क्या पावर्स हैं और आप कब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। वैसे तो आप ओरिजिनल डिक्री के ख़िलाफ़ और जो एपेलेट स्टेज के ऊपर आपकी डिक्री पास हुई होती है कुछ ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और एपेलेट कोर्ट की पावर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना इस पोर्शन में बेसिकली डिस्कस की गई है। हम लोग इस सवाब चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, कवर करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हम लोग इसका फर्स्ट पोर्शन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस पे यानी ट्रायल कोर्ट जब डिक्री पास करता है या पहली डिक्री जो पास होती है केस के अंदर उसके ख़िलाफ़ जो अपील की जाती है उससे रेलेवेंट पोर्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे रेलेवेंट सेक्शन जो है वो डील करते हैं सेक्शन 96 टू 99। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें आइडिया हो कि आया अपील किसे कहते हैं, नंबर 1। एंड सेकेंडली जो ये अपील का राइट एक पार्टी को मिला हुआ है, इस राइट की नेचर क्या है। तो पहले हम ये दो बातें जो अहम है वो डिस्कस कर लें, देन हम लोग जो है वो इसके सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपील क्या होती है, व्हाट इज़ मीन बाय अपील। So appeal is the judicial examination of the decision of the inferior court by the superior court। यानी कि जो inferior court ने फैसला किया उसको अगर superior court एग्जामिन करे कि आया ये ठीक है या नहीं, उस जुडिशल एग्जामिनेशन के प्रोसेस को लॉ की ज़ुबान में हम लोग अपील कहते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ कि ये जो अपील का राइट दिया गया है ग्रीव पार्टी को, अगर वो मुत्तफिक नहीं है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से, तो वो जो राइट की नेचर है वो है क्या। तो बेसिकली अपील जो राइट है ना, ये एक स्टैचुरी राइट है, ये एक इनहेरेंट राइट है। ये अब ये स्टैचुरी राइट क्या होता है, इनहेरेंट राइट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इनहेरेंट राइट बेसिकली एक ऐसा राइट होता है जो कि आपको बाय बर्थ बाय ह्यूमन बीइंग ही मिला होता है। मतलब आपकी ऐसा पर्सन, आप एक इंसान हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, उसकी वजह से जो राइट आपको मिला हुआ हो, जो राइट आपको किसी से लेना ना पड़े, इनहेरिटेड हो, और जो कानून ने राइट आपको ला दिया हो, ऐसे राइट को इनहेरिट राइट कहते हैं। जैसे कि आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, राइट टू परचेज प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एजुकेशन, ये सारे राइट आपको बाय बर्थ मिले हुए हैं कि ये आपके हैं, ये आपको किसी से ले नहीं पड़े। राइट टू स्यू, इसी तरह यदि आप मुकदमाबाजी भी कर सकते हो, ये आपका राइट है। लेकिन कुछ राइट ऐसे होते हैं जो कि आपको कानून देता है, उसे हम स्टैचुरी राइट कहते हैं, जैसे कि राइट टू अपील। तो राइट टू अपील बेसिकली एक स्टैचुरी राइट है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, जो कि कहता है कि भाई ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है। अब ये सेक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है, ये सेफ से लेके कोमा तक वाली लाइन को आप छोड़ दें, ये सेक्शन के जनरल रूल की एक्सेप्शन है। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, बेसिकली यहाँ से जो जनरल रूल इसका स्टार्ट होता है ना वो यहाँ से। इस पर जनरल रूल एक्सेप्शन दो ही चीज़ें सेक्शन में कवर की है। इसका जनरल यहाँ से स्टार्ट होता है अपील से। तो इधर से डिस्कस करते हैं, अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन to the court authorized to hear appeal from the decision of such court। So simple is that section 96 में जो जनरल रूल प्रोवाइड किया गया है कि हर कोर्ट जो कि अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कोई डिक्री पास करता है उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुराद ये कि पहला कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास वही था उस मैटर के हवाले से कि इधर ही केस आला था। तो वो कह रहे हैं अगर कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो डिक्री पास करता है उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। किस कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट में जिसको लॉ अथॉरिटी देता है कि वो इस तरह की इस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील को सुन सकता है, उस कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हो। जैसे कि हाई कोर्ट के जितने भी उससे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उनके फैसलों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के अंदर ही की जाती है क्योंकि उसे लॉ ने अथॉरिटी दी है।
अब नेक्स्ट जो है ये जनरल रूल था। एक्सेप्शन इसकी ये है जो मैंने आपने छुड़वा दी थी, उससे सेव से स्टार्ट होकर सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। यदि तो अगर तो इस कोड की किसी प्रोवियल के अंदर या कोई कानून जो इस टाइम इन्फोर्सेबल है, लॉ की हैसियत रखता है, उस कानून के अंदर किसी जगह पे एक्सप्रेसिवली तौर पर सेव अदरवाइज मतलब ये जो जनरल रूल है ये अपील की जा सकती है ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलेट कोर्ट पे। उस अगर तो कोई ऐसी चीज़ इन दोनों कानून के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो कि एक्सप्रेसिवली तौर पर इस जनरल रूल को अपोज कर रही है, उसके कंट्राडिक्शन में है, तो उस टाइम फिर ये जो जनरल रूल है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टी। इसी तरह अगर कोई डिक्री एक्स पार्टी है, मतलब कि एक पार्टी ने आला था अपने आप को डिफेंड करना था, वो नहीं आई, तो फिर कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री कर दी इन द केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, नो अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, तो एक्स पार्टी डिक्री होती है। तो वो कह रहे एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ भी अपील की जा सकती है, इट्स डिस्क्रिशनरी राइट। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3 लो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब जो डिक्री कोर्ट ने पास की पार्टीज की कंसेंट के साथ, उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, यानी कि जो कंसेंट डिक्री है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। कंसेंट डिक्री को जो लॉ में दूसरा लॉ है उसको कंप्रोमाइज डिक्री भी कहते हैं, इसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। अब देखा जाए तो हम लोगों ने अभी पहले जब हम लोगों ने इसकी स्टार्ट की थी ना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की लेक्चर सीरीज, तो हम लोगों ने सेक्शन 2 में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में कवर किया था कि डिक्री की 5 काइंड्स है। फाइनल डिक्री, नंबर 1, नंबर 2 प्रीलिमिनरी डिक्री, एट नंबर 3 सॉरी 6 काइंड है डिक्री की, 2 हो गई। नंबर 3 है पार्शली प्रीलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल डिक्री। नंबर 4 डीप डिक्री। नंबर 5 एक्स पार्टी डिक्री। नंबर 6 कंसेंट डिक्री। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि हर डिक्री के खिलाफ, यानी जो फर्स्ट 5 है उनके खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन जो कंसेंट कंप्रोमाइज डिक्री है उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। सेक्शन 96 इस पर सेक्शन 96 सबसेक्शन 3 इस पर बार लगा रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 97 अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। मतलब सेक्शन 97 अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। सो सेक्शन का जो टाइटल है उससे चीज़ शो हो रही है, कह रहे हैं कि अगर तो प्रीलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अपील नहीं की जाती देन अपील जो है फिर अब फाइनल डिक्री के खिलाफ ही होगी। तो कह रहे हैं वेयर एनी पार्टी ग्रीव बाय अ प्रीलिमिनरी डिक्री, अगर कोई पार्टी खुद कोई प्रीलिमिनरी डिक्री आई है और अगर कोई पार्टी इस केस के अंदर अपने आप को एग्रीव्ड समझती है प्रीलिमिनरी डिक्री के बाद। अब प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होती है इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस सेक्शन के लिए भी अब दोबारा से कवर कर लेते हैं। सो प्रीलिमिनरी डिक्री ऐसी डिक्री होती है जो कि फाइनल डिक्री नहीं होती और इस डिक्री के आने के बाद अभी केस के फर्द को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी फर्दर प्रोसीडिंग की ज़रूरत होती है। सो कह रहे हैं कि अगर प्रीलिमिनरी डिक्री आई है और कोई पार्टी इस केस के अंदर प्रीलिमिनरी डिक्री के केस में अपने आप को एग्रीव्ड समझती है, मतलब उससे सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो लाइन है कि पास आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, ये ओमिट हो चुकी है पंजाब अमेंडमेंट में, इसलिए इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। कह रहे हैं अगर कोई पार्टी प्रीलिमिनरी डिक्री के तहत अपने आप को एग्रीव्ड समझती है, उससे सेटिस्फाई नहीं है एंड डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिक्री, और अगर उसने इसके खिलाफ अपील नहीं की, एग्रीव्ड तो थी लेकिन अपील नहीं की, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि चूँकि उसने प्रीलिमिनरी डिक्री के ख़िलाफ़ अपील नहीं की थी तो उसको रोका जाएगा कि वो इसी प्रीलिमिनरी डिक्री के मामले के हवाले से कोई मसला नहीं खड़ा कर सकती, कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर सकती कि इस डिक्री को ठीक किया जाए किसी ऐसी अपील के अंदर जो कि ये समझी जाती है कि भाई ये तो फाइनल डिक्री के अगेंस्ट हुई है। क्योंकि फाइनल डिक्री अगर किसी केस के अंदर प्रीलिमिनरी डिक्री आई है और उसके बाद फाइनल डिक्री आ रही, तो अगर तो आपने उस टाइम उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आप सेक्शन 97 कहता है कि अब आप फाइनल डिक्री के खिलाफ जब अपील की जा रही है तो तब भी नहीं कर सकते। लॉजिक इसके पीछे एक तो वही है डिले डिफीट इक्विटी के लॉ स्पोर्ट विजिलेंट लॉ जो है, जो बंदे आते हैं अपने आप को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लॉ डिमांड करता है कि वो एक्टिव भी हों, ये नहीं है कि वो बाद में आए जब कोई फ़ायदा ही ना हो सके उन्हें। तो अब इस सिचुएशन में एक तो इस वजह से
वो फाइनल डिक्री के ख़िलाफ़ जो अपील की जा रही थी तब प्रीलिमिनरी डिक्री को नहीं ऑब्जेक्ट कर सकते। दूसरा लॉजिक इसका ये है कि भाई अगर किसी केस के अंदर 2 डिक्री आई हैं, यानी पहले प्रीलिमिनरी आई है फिर फाइनल आई है, तो फाइनल डिक्री ऑब्वियसली बेस करेगी प्रीलिमिनरी डिक्री पे। तो अगर तो आपने प्रीलिमिनरी डिक्री के ख़िलाफ़ कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करना था और आपने नहीं किया और अब उसकी बेस पे फाइनल डिक्री आ गई, तो अब आप उसके इस सिचुएशन के अंदर अब आप नहीं ऑब्जेक्ट कर सकते फाइनल डिक्री के ख़िलाफ़ जब अपील की जाती है कि भाई ये प्रीलिमिनरी डिक्री ठीक नहीं थी, क्योंकि वो आपको पहले ही ये ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहिए था फाइनल डिक्री के आने से पहले। अब फाइनल डिक्री के आने के बाद जब अपील हो रही है तो वो फाइनल डिक्री के ख़िलाफ़ ही अपील कंसीडर की जाएगी। वहाँ आप लोग प्रीलिमिनरी डिक्री में आप अपने आप को एग्रीव साबित करना चाहते हैं तो आप कोई ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं कर सकते। सेक्शन 97 बार लगाता है आप पे। नेक्स्ट है सेक्शन 98, तो कहते हैं डिसीजन वेयर अपील हेयर बाय 2 और मोर जजेस। जब एक अपील को 2 या 2 से ज़्यादा जजेस सुन रहे हैं, मतलब बेंच ऑफ जजेस सुन रहा है, तो तब कैसे डिसीजन किया जाएगा। सबसेक्शन 1, वेयर एन अपील इज हेयर बाय अ बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस, द अपील शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ सच जजेस और द मेजॉरिटी इफ एनी ऑफ सच जजेस। फिर अगर अपील को सुन रहा है बेंच ऑफ जजेस, जो कि 2 बंदों पर मुश्तमिल हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो अब अपील का डिसीजन किस तरह किया जाएगा, इन जजेस के ओपिनियन की बेस पर किया जाएगा, और अगर मेजॉरिटी होगी तो उस तरह किया जाएगा। Subsection 2, where there is no such majority which concur in a judgment varying or reversing the decree appeal from such decree shall be confirmed। Subsection 2 बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जिस जजमेंट के खिलाफ अपील की गई है, सॉरी जिस अपील हमेशा डिक्री के खिलाफ होती है, जजमेंट के खिलाफ नहीं होती, जिस डिक्री के खिलाफ अपील की गई है अगर तो उसकी अपील सुनते वक्त कोई मेजॉरिटी मुत्तफिक नहीं है इस चीज़ के हवाले से कि इसमें चेंज की जाए ओरिजिनल डिक्री में या उसको रिवर्स कर दिया जाए, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि वही जो डिक्री है वो कंफर्म हो जाएगी। मतलब जिस डिक्री के खिलाफ अपील की गई है वो कंफर्म हो जाएगी। जो फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट या आप कह सकते हो ट्रायल कोर्ट की जो डिक्री है वो फिर कंफर्म हो जाएगी। मतलब अगर एपेलेट स्टेज पे भी जो जजेस उसको सुन रहे हैं उनकी मेजॉरिटी नहीं बन रही इस हवाले से कि ये जो जिस डिक्री के खिलाफ अपील की गई है उसमें कोई वेरिएशन की जाए या उसको रिवर्स कर दिया जाए, तब इस सिचुएशन में जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस की ही डिक्री होगी वही एज इट इज़ ही कंफर्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द बेंच हियरिंग द अपील इज कंपोज्ड ऑफ 2 जजेस बिलोंगिंग टू अ कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 जजेस। ओके, अगर तो जो बेंच अपील को सुन रहा है वो 2 जजेस पर मुश्तमिल है, मतलब पहले स्टार्ट में तो यही 2 जजेस सुन रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कोर्ट से बिलोंग करते हैं जिनका बेंच जो है वो 2 से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल है, एंड द जजेस कंपोजिंग द बेंच डिफर इन ओपिनियन ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ। और ये जो बेंच कंस्टिट्यूट कर रहे हैं जज, जो कि 2 जजेस जो कि सुन रहे हैं, उनका जो है वो ओपिनियन डिफरेंस है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, किसी मैटर ऑफ लॉ पे वो आपस में एग्री नहीं कर रहे। दे में स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफर एंड द अपील शैल देन बी हेयर्ड अपॉन दैट पॉइंट ओनली बाय वन और मोर ऑफ द अदर जजेस। अब ये पॉइंट रेफर कर देंगे दूसरों को और अब ये अपील सुनेंगे एक या एक से ज़्यादा दूसरे जजेस। जिस कोर्ट के अंदर ये बेंच तो 2 पे ही था, आपस में अब ये किसी मैटर ऑफ लॉ पे एग्री नहीं कर रहे थे, तो उसी बेंच के जो दूसरे जजेस को मैटर रेफर कर देंगे और उसी बेंच के जो दूसरे जजेस में से एक या उससे ज़्यादा ये लोग इसको सुनेंगे, एंड सच पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एनी ऑफ द जजेस हु हैव हेयर्ड द अपील। अब ये जो अब इस पॉइंट के ऊपर जो डिसीजन होगा ना, जिन जजेस ने इस अपील को सुना है उनकी मेजॉरिटी इस अथॉरिटी के बेस पे, मतलब जो मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से डिसीजन होगा, और उस मेजॉरिटी को बनाने के लिए वो जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने फर्स्ट हेयर्ड इट, जिन्होंने पहले सुना था लेकिन उनका आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो इस मेजॉरिटी को बनाने के लिए उनके भी ओपिनियन को काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अल्टर अदरवाइज इफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ द लेटर पैटर्न ऑफ एन हाई कोर्ट। यानी इस सेक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हाई कोर्ट की लेटर पैटर्न से रिलेटेड जो कोई प्रोविजन है उसको अफेक्ट करे। अब लेटर पैटर्न क्या होता है? लेटर पैटर्न बेसिकली एक तरह का लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि सुपीरियर अथॉरिटी जैसे कि मोनार्क या गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट इशू करती है किसी पर्सन को। पर्पस इसके पीछे क्या होता है? उसे किसी किस्म की कोई एक्सक्लूसिव राइट देना किसी चीज़ के हवाले से, या उसे मोनोपोली ग्रांट करना, या किसी चीज़ के हवाले से उसे राइट वगैरह देना। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट जब अपील को सुन रही है और उसके हवाले से अपील सुनते हुए कोई उसे लेटर पेटर पे कोई राइट दिए गए हैं, कोई उसकी ऐसी प्रोविजन है, तो ये जो सेक्शन IT एक्ट की प्रोविजन है वो बेसिकली उस मैटर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी जो इससे समझ आ रही है।
नेक्स्ट है सेक्शन 99 जो कि कहता है कि लो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी लॉ अफेक्टिंग मेरिट और जुरिस्डिक्शन। लाभ से जाहिर हो रहा है कि अगर तो कोई डिसीजन करते हुए किसी किस्म की इरेगुलरिटी या कोई एरर आ जाता है, लेकिन उस एरर और इरेगुलरिटी का केस के अंदर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसके मेरिट ऑफ द केस मतलब उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस सिचुएशन में डिक्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा, ला उस पर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की जाएगी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई फ़ैसला करते हुए कोई गलती वगैरह हो गई, कोई इरेगुलरिटी आ गई, लेकिन अगर वो ला भी होती उस गलती के होने के बावजूद, मतलब अगर वो होती या ला भी होती, उसके बावजूद भी अगर आप केस को सुनते तो तब भी केस का यही फैसला निकल रहा था, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर हम डिक्री को रिवर्स नहीं करेंगे, लास्ट में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे। सेक्शन 99 का कहता है लो डिक्री शैल बी रिवर्स और सब्सटेंशियली वेरी लो शैल एनी केस बी रिवार्डेड इल अपील और अकाउंट ऑफ एनी misjoinder of parties or cause of action or any error defect or irregularity in any proceeding in a suit lord affecting the merit of the case or the jurisdiction of the court। so इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर तो किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग के अंदर ये फाइंड आउट होता है कि इधर misjoinder ऑफ द पार्टीज हुई है, मतलब फला पार्टी बंदे नहीं बल्ले थे, कोई काउज ऑफ एक्शन ठीक नहीं है, कोई एरर आ गया है या कोई इरेगुलरिटी देखी गई है सूट की किसी प्रोसीडिंग के अंदर, और इस अकाउंट के ऊपर जो है अपील कर दी गई है, लेकिन देखा जाता है कि सारी मिस्टेक्स होने के बावजूद भी केस के जो मेरिट हैं यानी जो फैसला आना था उस पर कोई इफेक्ट नहीं है और ना ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ना भी ये misjoinder ऑफ पार्टीज ना भी होती, काउज ऑफ एक्शन भी ठीक होते, ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ना भी होती, तब भी केस का यही डिसीजन आना था, मेरिट इसका यही बनना था जो अभी इन सब के होने के बावजूद बना है, यही शो हो रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें ना भी होती, जो भी कहा जा रहा है कि ऐसा है, तब भी कोर्ट के पास ये मैटर सुनने की जुरिस्डिक्शन थी, उसके पास लॉफुल अथॉरिटी थी, और इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन उसके पास है, उस पर भी इनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अगर उनका केस के डिसीजन के ऊपर और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो अब कोर्ट क्या करता है, जो एपलेट कोर्ट होता है वो किसी भी डिक्री को जिसके खिलाफ अपील की जा रही है इन ग्राउंड पर जवाब बनाकर उस डिक्री को ना वो रिवर्स करेगा, मसलन ये कि वो ये नहीं करेगा कि डिक्री होल्डर को जजमेंट लेटर को डिक्री होल्डर बना देगा, ना तो उसके डिसीजन को रिवर्स करेगा, ना ही उसमें किसी किस्म की वेरिएशन करेगा, और ना ही ये केस दोबारा से ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया जाएगा, दोबारा से नहीं कंटिन्यू होगा ट्रायल करेंगे। अगर तो इन सारे इफेक्ट्स के होने के बावजूद भी उन इफेक्ट का केस के मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं है और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये था सेक्शन 99। नेक्स्ट पोर्शन है इसका अपील फ्रॉम एपलेट डिक्री, कि जो एपलेट डिक्रीज आती हैं उनके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। यानी एक तो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास की ना, उसके खिलाफ तो अपील की जा ही सकती है, वो है फर्स्ट अपील। नेक्स्ट है कि एपलेट स्टेज पे एपलेट कोर्ट ने कोई डिक्री पास की जो कि एपलेट डिक्री कहलाएगी, उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। इससे रेलिवेंट पोर्शन जो है वो है सेक्शन 100 to 103। इसमें बेसिकली इन सेक्शन में ये चीज़ डिस्कस की गई है कि सेकंड अपील आप कहाँ कर सकते हो, किन ग्राउंड्स पर की जा सकती है, मतलब कुछ लिमिटेशन वगैरह बताई गई हैं सेकंड अपील के हवाले से। और हाई कोर्ट जब, क्योंकि सेकंड अपील हाई कोर्ट के अंदर ही की जाती है, तो उसके पास और अपील हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ पे की जाती है। तो सेक्शन 103 में जो इसी पोर्शन में प्रोविजन डिस्कस की जा रही है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को भी की भी डिटर्मिनेशन कर सकती है एपलेट स्टेज पे। तो इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 100 सेकंड अपील, इसका भी जो मेन सेक्शन है जो स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन जनरल रूल, इसका भी ये सेफ से लेकर कोमा तक जो पॉइंट है ना इनफोर्स, उसको छोड़ते हैं और इधर से स्टार्ट करते हुए जहाँ से सेक्शन का जनरल रूल स्टार्ट हो रहा है। अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट। मतलब कि अगर तो कोई डिक्री पास्ड हुई है एपलेट
स्टेज पर किसी ऐसे कोर्ट के थ्रू जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है, तो उस कोर्ट के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के अंदर। आगे ये कह रहे हैं कि किन ग्राउंड पे की जा सकती है, ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली, इनमें से जो कुछ ग्राउंड हैं इन ग्राउंड्स के ऊपर की जा सकती है। मतलब अब हम जब सेक्शन 101 में पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि भाई जो सेक्शन 100 के अंदर ग्राउंड्स है ना, उन्हीं ग्राउंड पे आप सेकंड अपील कर सकते हो, उसके अलावा किसी और ग्राउंड पे सेकंड अपील नहीं कर सकते। तो क्या ग्राउंड है? टोटली 3 ग्राउंड है जिन पर सेकंड अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में। तो पॉइंट ए है, द डिसीजन बीइंग कंट्रेरी टू लॉ और टू सम यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब कि ये जो डिसीजन आया है अपीलेट कोर्ट का, वो अगर आप ये साबित कर दें कि ये लॉ के अगेंस्ट है या वो यूजेज वो कस्टम जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी एस लॉ है, यानी इसे कानून ही समझा जाता है, उसके ख़िलाफ़ है। तो अगर तो डिसीजन कानून के ख़िलाफ़ है, कोई ऐसी यूजेज और कस्टम जो कि कानून की हैसियत रखता है उसके ख़िलाफ़ है, तो उसके अगेंस्ट आप लोग अपील सेकंड अपील कर सकते हो। तो इस ग्राउंड पे अपील की जा सकती है। इसको फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि कानून कहता है कि कोई डिक्री जो है अगर किसी वूमेन के अगेंस्ट पास होती है, डिक्री फॉर मनी, तो उस डिक्रेटल अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसकी एग्जीक्यूशन कराते वक्त उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, मतलब उस डिक्री की जब आपने एग्जीक्यूशन करानी खातून के खिलाफ, तो उस पर्पज़ के लिए डिक्रेटल अमाउंट रिकवर करने के लिए उस खातून को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना उसे जेल में डाला जा सकता है। अब यहाँ पर अगर कोर्ट ने डिसीजन ये दिया हो, कोई खातून के ख़िलाफ़ डिक्री फॉर मनी हुई है और उसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हो कि इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, इस खातून को अरेस्ट करके और इसे जेल में डाल के, जब तक ये पैसे नहीं देगी इसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे जेल का ऑर्डर दिया हो कि इसको पकड़ लिया जाए, इसे अरेस्ट कर लिया जाए, तो आप अपील स्टेज पर इस ग्राउंड के ऊपर अपील कर सकते हो कि भाई सेक्शन 56 ऑफ CPC के अगेंस्ट है, ये कोर्ट की जो डिक्री है उसकी वायलेशन है, अगेंस्ट द लॉ है। तो अब इधर आप इस ग्राउंड पे अपील कर सकते हो कि ये जो डिसीजन दिया है ये लॉ के अगेंस्ट है। पॉइंट बी, द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ यूजिंग हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। सो सेकंड ग्राउंड ये है कि जो डिसीजन आया है उसमें जो मेन मैटर ऑफ इशू थे, मटेरियल क्वेश्चन ऑफ लॉ थे, उनको ही डिसाइड ना किया गया हो और कोई दूसरे जो फैक्ट्स हैं क्वेश्चन उनको डिसाइड किया गया हो, तो अब इन ग्राउंड पर भी सेकंड अपील की जा सकती है। इसको भी एग्जांपल समझ देंगे। मिसाल के तौर पर कोर्ट के ने डिसीजन दिया, कोर्ट के पास केस ये था कि उसने कंपनसेशन ग्रांट करानी थी किसी पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब किसी ने कुछ रॉन्ग कमेंट किया था, तो उसने कंपनसेशन का दावा दायर किया था और कोर्ट के पास ये मैटर था कि कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि कोर्ट ने के पास इसमें मैटर में जुरिस्डिक्शन भी है या नहीं। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड नहीं की, उसने कंपनसेशन अवॉर्ड कर दी। तो अब इस ग्राउंड पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है कि भाई जो मेन मैटर था जुरिस्डिक्शन का डिसाइड करने का, वो तो कोर्ट ने देखा नहीं और कंपनसेशन अवॉर्ड कर दी। पहले ये चीज़ तो डिसाइड कर देते कि उसके पास एक कंपनसेशन अवॉर्ड करने की अथॉरिटी भी थी। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। इसने पॉइंट सी ये कहता है कि सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स which may be possibly have produced error defect in the decision of the case upon the merits. So point C ये कहता है कि अगर तो कोई प्रोसीजर बताया गया है CPC के अंदर या कोई कानून जो कि इस टाइम लॉ की हैसियत रखता है और इन्फोर्सेबल है, उसके अंदर कोई प्रोसीजर बताया गया है कि फ़लाँ काम इस प्रोसीजर के तहत फॉलो किया जाना है, और अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते या उसमें कोई एरर डिफेक्ट कर देते हो और उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि उस प्रोसीजरल एरर की वजह से डिफेक्ट हुआ है केस के डिसीजन पर भी कि वो मेरिट पर नहीं हुआ, तो अब इस ग्राउंड पर भी आप सेकंड अपील कर सकते हो। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पर कानून कहता है कि जब भी आपके ख़िलाफ़ सूट इंस्टीट्यूट हो जाए तो सेक्शन 27 कहता है कि भाई हर पार्टी को आपने समन वगैरह देना है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का तकाजा है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 10 के तहत फेयर ट्रायल भी पार्टी का राइट है। एक प्रोसीजर बताया गया है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जो कि हम CPC पढ़ रहे हैं, तो उस बंदे का फेयर ट्रायल का राइट है। आर्टिकल 27 ऑफ CPC भी कहता है कि उसे समन और नोटिस वगैरह भेजो टू सिक्योर द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। ऑडिकल्टर पार्टम के किसी बंदे के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना है तो पहले से सुना जाए,
उसे फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। होता ये है कि पार्टी के खिलाफ मुकदमा आ गया, कोर्ट ने समन और नोटिस वगैरह इशू नहीं किए और कोर्ट ने डिसीजन वगैरह दे दिया। अब आप अपील करते हो कि भाई देखें, यहाँ पर जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया था लॉ में कि बंदे को नोटिस और समन वगैरह भेजना था कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, जो लिहाजा कोर्ट का जो डिसीजन है इस प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट की वजह से वो जस्ट नहीं है, वो मेरिट पर नहीं है। तो इस तरह आप लोग इन ग्राउंड पे आप सेकंड अपील कर सकते हो। सो टोटल 3 ग्राउंड्स हैं जिनके ग्राउंड पर आप लोग सेकंड अपील कर सकते हो। कहाँ करोगे? हाई कोर्ट में। किसके खिलाफ करोगे? जो हाई कोर्ट के इंफीरियर सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उनके फैसले के खिलाफ। ये तो जनरल रूल है। अब आ जाते हैं इसकी एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन जो मैंने आपको स्टार्ट में लाइन स्किप करवा दी थी वो है कि सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और इन एनी द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। यानी अगर तो कोई कानून जो कि इन्फोर्सेबल है इस टाइम हमारी कंट्री में, या इस सीपीसी की कोई एक्सप्रेस प्रोविजन इस जनरल राइट के अदरवाइज प्रोवाइड करती है, एक्सप्रेस मतलब इससे अगेंस्ट कोई बात करती है, तो अब इस सिचुएशन में हम ये जो जनरल रूल है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसकी भी एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि सेक्शन 96 द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सीपीसी स्टेट दैट देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब जो डिक्री पार्टीज की कंसेंट के साथ पास होती है, जैसे हम कंसेंट और कंप्रोमाइज डिक्री कहते हैं, उसके खिलाफ उस अगेंस्ट आपके पास अपील का राइट नहीं होता, और ये सीपीसी में एक्सप्रेसिवली तौर पर आपको बार कर दिया गया है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर वहाँ पर जो कि बार कर दिया गया तो वहाँ पर ना अपील की जा सकती है ना वहाँ पर सेकंड अपील की जा सकती है। नेक्स्ट अब आपके पास है सेक्शन 101 और 102। बेसिकली सेक्शन 100 से डील करते हैं, क्योंकि सेक्शन 100 में आपके पास राइट टू सेकंड अपील था। सेक्शन 101 102 आपको बताता है कि भाई ये जो सेकंड अपील का आपको राइट आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, कुछ लिमिटेशन के साथ है कि कब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो सेक्शन 101 कहता है सेकंड अपील on no other grounds. Okay, no second appeal shall lie except on the ground mentioned in section 100। यानी सेकंड अपील का राइट अगर आपने एक्सरसाइज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन ग्राउंड्स पे जो कि सेक्शन 100 के अंदर मेंशन है, उन्हीं ग्राउंड्स पे आप कर सकते हो। उसके सिवा किसी और ग्राउंड पे आपको सेकंड अपील का राइट इंटरटेनेबल ही नहीं। 3 ग्राउंड से सेक्शन 100 के अंदर जिनकी बेस पे आप सेकंड अपील का राइट क्लेम कर सकते थे। नंबर 1 ये कि अगर आप ये ग्राउंड रेस करोगे जो डिसीजन आया है ट्रायल कोर्ट का वो अगेंस्ट द लॉ है या किसी ऐसे यूजेज के खिलाफ है जो कि कानून की हैसियत रखता है। सेकंड ग्राउंड ये है कि आप ये कहते हैं कि भाई कोर्ट ने जो मटेरियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं वही डिसाइड नहीं किए। इररेलेवेंट तो नहीं कह सकते हो, कह रहे हैं जो मटेरियल क्वेश्चन थे जो कि मेन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी थे पार्टीज के दरमियान, उनको डिसाइड करना था, उसके बजाय कुछ और ही डिसाइड कर दिया। जो दूसरे रेलेवेंट थे उससे उनको डिसाइड कर दिया। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को डिसाइड ही नहीं किया। आगे दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि आपके भाई मटेरियल क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुए। तो एक तो इस ग्राउंड के ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। थर्ड ग्राउंड ये है कि भाई आप ये कहते हो कि जो लॉ में प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया था केस का डिसीजन करने के लिए वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, और ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर द डिसीजन ऑफ द केस इज़ नॉट ऑन मेरिट, इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो इस ग्राउंड के ऊपर आप लोग सेकेंड अपील कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 102 जो कि कहता है नो। अच्छा, अब मैंने पूरी वीडियो में एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया। तो सेक्शन 96 के अंदर एक पॉइंट था जो मुझसे स्किप हो गया। सेक्शन 96 के अंदर ये बात की गई थी कि जो अपील आप करते हो ना, उस केस का डिसीजन जो है वो एपेलेट कोर्ट ने 60 दिन के अंदर अंदर करना होता है। मतलब जैसे ही रिस्पोंडेंट आता है अपनी फर्स्ट अपील उसके बाद ये 60 दिन साल होते हैं, और 60 डेज़ के अंदर अपील के मैटर को डिस्क्लोज़ करना होता है। 60 दिन के अंदर अपील के केस को डिसाइड करना होता है एपेलेट कोर्ट ने। ये पंजाब अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली टाइम लिमिट बताई गई है। अब कंफ्यूज नहीं करना इस चीज़ को, मुझे स्किप हो गया था, मुझे याद नहीं रहा था डिस्कस करना, तो इसलिए मैंने अब इस स्टेज पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है सेक्शन 102 कहता है नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस, नो सेकंड अपील शैल लाई इन एनी सूट एक्सेप्ट व्हेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, ये जो सेक्शन 102 है ना, इसमें भी पंजाब अमेंडमेंट आई है, तो हम पंजाब अमेंडमेंट को देखेंगे कि पंजाब में क्या कहा गया है। तो पंजाब अमेंडमेंट की हम बात करें तो उसमें सेक्शन 102 स्टेट दैट नो सेकंड अपील शैल लाई इन एनी सूट व्हेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड ₹25 मिलियन। सो वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई आपका जो ओरिजिनल सूट है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो अगर 25 मिलियन तक है या 25 मिलियन से कम है तो उसके ख़िलाफ़ आपके पास सेकंड अपील का राइट नहीं है। कानून आपको राइट नहीं देता इस मैटर के अंदर।
यानी अगर 25 मिलियन से ज़्यादा है आपके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ओरिजिनल सूट में, देन आप लोग सेकंड अपील कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने तभी कहा था कि सेक्शन 100 आपको सेकंड अपील का राइट तो देता है, लेकिन सेक्शन 101, 102 उस राइट के ऊपर लिमिटेशन लगाता है कि उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए कुछ कंडीशंस भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी, कि एक तो ग्राउंड आप सिर्फ सेक्शन 100 के रह सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते, और दूसरा आपके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो ओरिजिनल सूट है जिसके खिलाफ आप सेकंड अपील कर रहे हैं वहाँ पर उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, उस तक या उसका कम होगी तो देन यू हैव नो राइट ऑफ सेकंड अपील। अब सेक्शन 102 एक तरह से देखा जाए तो वो जो इक्विटी का मैक्सिमम है, विच इज़ अभी रेमेडियम, यानी वेयर देयर इज़ अ लाई देयर इज़ अ रेमेडी, उसकी वायलेशन कर रहा है, उसके अगेंस्ट बात कर रहा है, क्योंकि कानून तो कहता है कि भाई जहाँ आपका राइट है वहाँ आपके पास रेमेडी है। तो 102 ने तो आपको कह दिया कि अगर 25 मिलियन से कम आपकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है आपके सूट के अंदर, तब आप सेकंड अपील का राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते। तो अब इस सिचुएशन में जो एग्री पार्टी है वो कहाँ जाए, उसके पास क्या रेमेडी है? तो उसके पास रेमेडी है रिट की, आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत, जहाँ पर ये साफ मेंशन कर दिया गया है कि जब आपके पास कोई एक्सप्रेस रेमेडी ना हो तब आप लोग रिट की रेमेडी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में वकील जो है वो अपने क्लाइंट के लिए रिट पेटिशन को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 103 जो कि डील करता है पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ अ फैक्ट। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कवर करने से पहले कि अपील हमेशा क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होती है। अपील जो है ना वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर नहीं होती। तो इसका मतलब जब वो हो ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रही है, हाई कोर्ट के अंदर अपील हो रही है, तो हाई कोर्ट ने अब क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डिसाइड करना है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को क्यों डिसाइड करेगी? तो सेक्शन 103 में बेसिकली हाई कोर्ट की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बताई गई है कि अगर वो चाहे तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ साथ उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट की भी डिटर्मिनेशन कर सकती है, उनको भी डिसाइड कर सकती है। अब वो कौन से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं जिनको वो डिसाइड करेगी, ये सेक्शन 103 बताता है। करें कि इन एनी सेकेंड अपील द हाई कोर्ट में, if the evidence on the record is sufficient, determine any issue of fact necessary for the disposal of the appeal which has not determined by the lower appellate court or which has been wrongly determined by such court by reason of illegality, omission, error or defect such as a reference of section 1 section 100। so section 103 सिंपल ये कह रहा है कि हाई कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोई ऐसा फैक्ट एंड इशू जो कि उसे लगता है कि ज़रूरी है इस अपील को डिसाइड करने के लिए, जो कि इसके पास आई है ना, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो कह रही है कि इशू ऑफ फैक्ट ज़रूरी है इसकी डिटर्मिनेशन करना। तो हाई कोर्ट इसको डिसाइड कर सकती है, बट शर्त ये है कि डिसाइड करने के लिए सफिशेंट एविडेंस हो रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास। दूसरा ये नहीं, ये कंडीशन है। और अब डिसाइड करते हुए जब उसे डिसाइड करिए तो ये चीज़ इममटीरियल है कि बेशक जो है वो लोअर एपेलेट कोर्ट ने इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड नहीं किया था, या अगर डिसाइड किया था तो सही से नहीं किया था, उसमें कोई इरेगुलरिटी थी, कोई मिशन और डिफेक्ट थे जो कि सेक्शन 100 के सब सेक्शन 1 में बताए गए हैं, जिनके ग्राउंड पे आप लोग सेकंड अपील कर रहे हो ना। सो वो ये कहना चाह रहे हैं सेक्शन 103 के अंदर कि सेकंड अपील का टाइम हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उसके पास सफिशेंट रिकॉर्ड मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो वो कोई ऐसा इशू ऑफ फैक्ट भी डिसाइड कर सकती है जो कि ज़रूरी हो, मतलब वो भी एवं ही नहीं बेफजूल डिसाइड करने पड़ जाना, वो इशू ऑफ फैक्ट ज़रूरी भी होना चाहिए अपील के मैटर को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो तब वो उसको डिसाइड कर सकती है, जो कि ऐसा फैक्टर इशू जो कह रहे हैं वो डिसाइड ही ना किया हो लोअर कोर्ट ने भी, और अगर डिसाइड हुआ भी है तो उसमें कोई इरेगुलरिटी है, सही से डिसाइड नहीं किया गया। तो आई होप ये सेक्शन 103 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो अब इसका पोर्शन है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे।